देखिए ओएसआई, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। और ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो ओएसआई मॉडल रेफरेंस होते हैं, मॉडल होते हैं। तो ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी आईएसओ का फुल फॉर्म लेता है, फुल फॉर्म कभी कभी ओएसआई का। तो ओएसआई क्या होता है? मॉडल, एक मॉडल रेफरेंस मॉडल होता है जिसे किसने बनाया है? जिसे आईएसओ ने, ओएसआई को किसने बनाया है? आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने बनाया है 1984 में। ठीक है, यह है क्या कि यह नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन को 7 लेयर में विभाजित करता है। मतलब कि अगर नेटवर्क पे जुड़ी है कई कंप्यूटर है, तो अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो डाटा किस रूप में जाएगा, किस पैटर्न में जाएगा, तो उसको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है, कोई आपको यहाँ पे दिखने वाली प्रोसेस नहीं होती है, हाइपोथेटिकल ये होती है। तो इसमें कुल कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? तो ए पी एस टी एन डी पी। मतलब ए फॉर एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं? हाँ, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद होता है सेशन लेयर, सेशन लेयर। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। इसके बाद होता है डाटा लिंक लेयर होता है। और इस लास्ट में होता है नहीं, फिजिकल, फिजिकल लेयर होता है। ये 7 लेयर होते हैं। अगर यूजर डाटा को भेज रहा है तो पहले किसी एप्लीकेशन पे टाइप करेगा, ऐप पे टाइप करने के बाद उसको कहाँ जाएगा? पहले वो एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, सेशन लेयर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर पे जाएगा, इसके बाद डाटा लिंक लेयर पे जाएगा, डाटा लिंक लेयर के बाद फिर कहाँ जाएगा? फिजिकल लेयर पर जाएगा। और सामने वाले व्यक्ति के फिजिकल लेयर पहुंचा कि उसे फिजिकल लेयर यानी केबल वगैरह, जो जितने केबल वगैरह होते हैं यूज करते हैं, नेटवर्क केबल, डाटा केबल, ये सब केबल वगैरह यूज कर रहे हैं ना डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो ये फिजिकल लेयर के अंतर्गत आएगा। तो फिर उसके फिजिकल लेयर से होते हुए उसके डाटा लिंक पर पहुंचेगा, फिर नेटवर्क लेयर पहुंचेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पहुंचेगा, फिर सेशन लेयर पहुंचेगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचेगा, फिर उसके एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ओएसआई लेयर होते हैं। इस ओएसआई लेयर में 7 लेयर होते हैं, मॉडल में 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से ये बता दिया हमने। फिजिकल लेयर क्या होता है? अच्छा, जो फिजिकल लेयर होता है ना, तो वो हार्डवेयर लेयर भी कहलाता है, क्योंकि डाटा पूरा हार्डवेयर से होता हुआ जाता है। जो फिजिकल लेयर होता है, इसमें जो डाटा होते हैं 0 और 1 के रूप में होते हैं, यानी कि बिट्स के रूप में होता है। तो कभी कभी पूछता है कि ओएसआई मॉडल के किस डाटा के किस लेयर में डाटा 0 और 1 या बिट्स के रूप में डाटा ट्रांसफर होता है? तो फिजिकल लेयर। कार्य क्या होता है फिजिकल लेयर का? तो यह हार्डवेयर कनेक्शन, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करता है। अच्छा, फिजिकल लेयर में प्रोटोकॉल कौन कौन यूज होते हैं? ईथरनेट, यूएसबी, ब्लूटूथ, है ना। और जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, जितने केबल्स होते हैं वो सभी किस में यूज होते हैं? फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर के बाद क्या आता है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है? तो डाटा लिंक लेयर का काम होता है कि डाटा लिंक लेयर में जो डाटा ट्रांसफर होता है तो फ्रेम के रूप में होता है। फ्रेम क्या होता है? पैकेट्स के रूप में, मतलब कि कई सारे पैकेट्स का समूह हो गया, है ना। कार्य क्या होता है इसका? एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन और मैक एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डाटा लिंक लेयर में जो डाटा जाता है फ्रेम के रूप में जाता है, और इसका काम ये होता है कि एरर को चेक करना, डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना। ठीक है, अगर कोई एरर आ रही, डाटा अगर ट्रांसफर हो रहा है, फाइल में कोई दिक्कत आ रही है, मिसमैच फाइल हो रही, दिक्कत हो रही फाइलों में, तो उसको करेक्ट करता है। डाटा लिंक लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं?
प्रोटोकॉल आते हैं ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HLDC और मैक एड्रेस और मल्टीमीडिया एक्सेस कंट्रोल और ARP एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। एक एग्जाम्पल क्या है, स्विच और ब्रिज। तो स्विच और ब्रिज जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर स्विच यहाँ क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ऐसा ही स्विच होता है। स्विच में क्या होता है, कई सारे जो है तो केबल आप लगा करके और नेटवर्क में सिस्टम को आप ऐड कर सकते हैं, है ना। हाँ नहीं नहीं, वो क्या हो गया, स्विच स्विच हो गया, ठीक है। ब्रिज क्या क्या करता है कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। ब्रिज ब्रिज क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि एक वैन नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, इंटरनेट का वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा लैन हो गया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दोनों को अगर कनेक्ट करना हो तो क्या यूज कर लिए, ब्रिज का यूज कर लिए, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क को ऐड करने कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। स्विच क्या काम करता है, तो स्विच करता है कि स्विच में केबल लगा करके विभिन्न कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे केबल रखी होगी, स्विच लाइए यार करो, आप जाओ आप वहां पे देखिए स्विच रखी होगी, केबल लगी होगी, वहां पे व्हाइट एक स्विच लगी होगी, रखी होगी, लगी है क्या, व्हाइट इतनी बड़ी डिब्बी जैसा। हाँ इसको, हाँ ये देख रहे हैं क्या, ये है स्विच, ये देख रहे हैं आप, वहां पे ये स्विच है। देखो इसमें हम 8 पोर्ट का ये स्विच है, 8 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। तो उस स्विच में क्या करते हैं कि बहुत सारे केबल लगा करके बाकी सिस्टम में कनेक्ट करने काम करता है। मतलब कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए स्विच कि आपको नेटवर्क पे इतने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, ठीक है। आ जाइए, ये कंप्यूटर अपने पास है मान लीजिए, है ना। अगला कंप्यूटर ये हो गया, अगला हमारा ये कंप्यूटर हो गया, अगला हमारा कंप्यूटर इधर लगा हुआ, इस लाइन में लगा है, ये हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये हमारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। अगर आपको इनको केबल के माध्यम से जोड़ना हो तो देखिए हर सिस्टम में केबल, जो केबल वाला पोर्ट होता है लैन पोर्ट में, केवल एक ही होता है ना, एक ही होता है। तो इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, अब इसको इससे कनेक्ट करना तो क्या करेंगे, इसका नहीं, तो इसका तो ऑलरेडी एक ही पोर्ट तो होता है, इसका पोर्ट यूज हो गया। अब इसको हम इसे कैसे करेंगे, इस वाले को इससे, इसको एक ही है ना, इसमें पोर्ट एक ही रहता है, तो हम कहां से कर देंगे कनेक्ट, आपस में तो सभी करना है कनेक्ट। तो क्या यूज करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे कि एक स्विच लेंगे। स्विच कैसा होता है, ऐसे भी दिखाए ना, ऐसे स्विच होता है। इस स्विच में ऐसे कई सारे क्या होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं, ऐसे कई सारे क्या होते हैं, होल पोर्ट होते हैं, कई सारे होल होते हैं, पोर्ट होते हैं, है ना, कई सारे क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। अब क्या करेंगे कि इन्हीं केबल को हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं केबल को क्या करेंगे, अभी तुम जाओ टाइपिंग करो, चलो अभी टाइपिंग करो, चाहो तुम, चलो हाँ ये कौन सा है, क्या बनाया, ये बनाया बोला था, देखिए दिखाओ आप, देखिए इधर दिखाओ ना, इसे फोटो कहाँ लगाए हो, फोटो लगाए हो इसमें, अभी बनाए उसको, आप अभी बनाए हो, तो अब देखते हैं ना, सिस्टम पे देखूंगा ना कितना बना कितना नहीं बना आपसे। हाँ चलिए देखिए इधर यहां पर हम क्या करेंगे कि इस सिस्टम को कनेक्ट करना हो, इससे क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ये इससे कनेक्ट कर दिया, हो गया कनेक्ट, हो गया। फिर हमारे पास ये भी केबल है, इसी केबल से ला करके ये इसको कनेक्ट कर दिया, इस वाले को, इसको कनेक्ट से कनेक्ट दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, ये वाले बचे हुए हैं तो इसको हमने, यहाँ भी पोर्ट वगैरह होते हैं तो यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इससे कर दिया, इसको कर दिया क्या हमने, इससे कनेक्ट कर दिया। अब बताइए इस स्विच से क्या हमारे सभी सिस्टम हो कनेक्ट नहीं हुए, हो गए। अरे तुम जाओ यार, करो भी, उठो यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए ये स्विच की मदद से हमने सभी सिस्टम को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो स्विच काम क्या होता है कि स्विच में नेटवर्क पे जुड़ी है कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर को स्विच के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ना क्या कहलाता है, ये स्विच हुआ, है ना। तो यहां पर
हाँ, तो स्विच हो गया और ब्रिज हो गया, ये किस नेटवर्क लेयर में आते हैं? डाटा लिंक लेयर में। ये दोनों क्या है? हमारे हार्डवेयर है, ये दोनों हार्डवेयर है। अगला क्या दिया यहां पर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर किस काम में आता है? तो नेटवर्क लेयर में जो डाटा आता है ना, पैकेट्स के रूप में। अच्छा, इंटरनेट में भी डाटा किस रूप में जाता है? पैकेट्स के रूप में जाता है ना। तो नेटवर्क लेयर में डाटा किस रूप में जाता है? पैकेट्स के रूप में जाता है। इनका काम क्या होता है नेटवर्क लेयर का? तो नेटवर्क लेयर काम होता है आईपी एड्रेसिंग और रूटिंग। आईपी एड्रेसिंग मतलब क्या होता है? जैसे हमने क्या किया कि इस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन मान लीजिए डाटा आपको यहां से भेजना है, इसमें भेजना है, डाटा आपको यहां से लेकर के यहां भेजना है। तो अगर आपको कोई चीज किसी को पार्सल करना है तो क्या चाहिए? उसका एड्रेस चाहिए। उसी तरह से नेटवर्क में जुड़े हुए हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसे क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, 5 कैटेगरी के होते हैं, 5 क्लास होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 क्लास होते हैं। तो यहां पे जैसे मान लीजिए इसकी आईपी है 192.168.1.1, मान लीजिए इसकी आईपी कितनी है? 192.168.1.1। मान लीजिए इसकी आईपी एड्रेस कितनी हो गई? इतनी हो गई, है ना, इतनी हो गई। तो इसकी आईपी एड्रेस कितनी हम बना देंगे? तो इसकी आईपी एड्रेस हमने बना दिया, मान लीजिए यहां पर ये इसकी 192.168.1.2 बना दिया। ऐसे ही हमने बना दिया, इनकी बना दिया, है ना, ये इसकी बना दिया। यह है कि सेम आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क पर सेम नहीं हो सकता। उसी तरह से जिस तरह से कि सेम मोबाइल नंबर नहीं हो सकता, है ना, ये इसका मान लीजिए हमने कर दिया क्या? 4 कर दिया, ठीक है। ये ऐसे बढ़ा देते जाइए अलग अलग आईपी एड्रेस। अगर मान लीजिए कि आप डाटा भेजते हो एक नंबर से 192.168.1.1 से आप यहां भेजते हो, तो डाटा कैसे जाएगा? डाटा यहां पे जाता हुआ कहां जाएगा? स्विच में जाएगा। तो स्विच जो है, तो एक्टिव स्विच और पैसिव स्विच, जो अपना एक्टिव स्विच होगा तो क्या करेगा कि स्मार्ट होता है ये, यानी कि ये स्विच क्या करेगा कि सभी जो सिस्टम की आईपी एड्रेस है ना, सबकी एक आईपी एड्रेस टेबल होगी और जिसको भेजना होगा सीधे डाटा उसको भेज देगा। स्विच की जगह पे अगर आप हब यूज करते हैं, क्या? अगर ये स्विच यूज नहीं करते हैं, हब यूज करते हैं, तो हब का नुकसान ये होता है कि हब अगर डाटा आपने भेज दिया, यहां भेज दिया, सीधे स्विच पे आएगा, तो हब क्या करेगा? यहां अगर हब यूज कर रहे हैं स्विच की जगह पे, तो हब क्या करेगा? सभी जगह डाटा भेज देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसके लिए भी आ जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा, इसके लिए भी आ जाएगा। लेकिन स्विच क्या करता है? अगर आप स्विच यूज करेंगे तो केवल उसी आईपी एड्रेस को भेजेगा जिसके लिए भेजा गया है डाटा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आईपी एड्रेसिंग काम किस लेयर में होती है? नेटवर्क लेयर पे होती है। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज होते हैं? तो आईपी एड्रेस में नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल होते हैं आईपी। आईपी फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक होता है IPv4, मतलब आईपी वर्जन जो होते हैं 2 वर्जन होते हैं, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और अगला होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अच्छा, कभी कभी इनकी साइज भी पूछ लेता है। हमने बताया ना कि आईपी एड्रेस फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, और यह क्या करता है? नेटवर्क पे कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आता है, ठीक है ना। आईपी एड्रेस 2 भागों में बांटा गया है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आईपी एड्रेस जो 4 होती है ना, वो कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ठीक है, 32 बिट होता है। यानी कि अगर बाइट पूछे तो कितने बाइट का होता है? अगर पूछता है बाइट में, आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है? 4, 832 4 बाइट का होता है, जो 4 डेसिमल नंबरों में डिवाइड रहता है। जैसे बताया ना हमने 192.168.1.1, ऐसे दूसरे सिस्टम का आप एड्रेस ले सकते हैं 192.168.1.2, ऐसे दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि कुल इसमें इतने एड्रेस हो सकते हैं, इतने एड्रेस, यानी कि 2 पावर 32 एड्रेस हो सकते हैं, यानी कि इतने कंप्यूटर को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना।
और आईपी वर्जन 4 के वर्गीकरण कौन कौन से होते हैं? देखिए, आईपी एड्रेस 4 को क्लासिफिकेशन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन 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 सा? क्लास ए, जो ए क्लास होती है ना, उसका रेंज कितना होता है? 1 से लेकर के और यहां पर ये 126 तक कितनी होती है? इसका होता है 1 to 126। ये हुआ ए क्लास की आईपी एड्रेस। जो ए क्लास की आईपी एड्रेस होगी उसका रेंज कितना होता है? 1 से लेकर के और 126 तक। मतलब कि अगर कोई आईपी एड्रेस ऐसा दिया गया है, ऐसे बताइएगा, यहां पे दिया गया है 126, 125 और 125 डॉट और इतना डॉट, इतना डॉट, ऐसा कुछ कर दिया है, तो यानी कि फर्स्ट से पहचानेंगे, है ना। तो यहां पर कितने से होगा? ये किसके अंदर आएगा? ए क्लास के आईपी एड्रेस के अंतर्गत आएगा। तो हमें रेंज ध्यान देना पड़ेगा, है ना। यहां से 126 तक होता है और 255 से अधिक नहीं हो सकता। अगर 255 से अधिक होता है तो वो रॉन्ग है। बी क्लास की आईपी एड्रेस कहां तक होती है? 128 से लेकर के और 195 तक होती है। कहां तक होती है? 128 से लेकर के 195 तक होती है। लेकिन आप ये बोलोगे कि 127 कहां गया? देखिए, अभी ए से ए का कहां आ गया? ए से लेकर के 126 तक, और बी का आ रहा है 128 से, तो 127 से कहां गया? तो 127.0.0.0 वो कहां गया? तो 127 वाले को बोलते हैं लूप बैक आईपी। लूप बैक आईपी यानी कि हर सिस्टम के लिए खुद का चेक करने के लिए होता है। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि क्या हमारा सिस्टम नेटवर्क पर है, तो मैं कैसे इसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड होती है? तो यहां पे हम लिखेंगे पिंग कमांड होती है। पिंग कमांड का यूज होता है नेटवर्क पे, नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो पिंग, और यहां पे 127.0.0.0 एंटर मारेंगे, और एंटर मारेंगे तो ये बता देगा कि हमारा ये सिस्टम, ये लूप इसी सिस्टम के लूप आईपी चेक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें पिंग कराना है google.com, तो गूगल की हमें आईपी एड्रेस पता नहीं, मान लीजिए, तो देखिए बता रहा है रिप्लाई मिल रहा है, कनेक्टेड है। अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो फेलियर बताएगा, ठीक है ना, ये चीजें। तो लूप बैक आईपी कौन सी होती है? 127 वाली होती है। अगला है बी क्लास की आईपी 128 से लेकर के 195। इसीलिए सी क्लास की आईपी कहां से मानी जाती है? 192 से 223 तक। और डी क्लास की आईपी, अच्छा, जो सी क्लास की आईपी क्यों दिया है सी क्लास में? कहां पे? 91 से 92, लेकिन उसमें 27, 26 से 27 क्यों नहीं दिया? 28 क्यों दिया? यहाँ पे है ना, तभी बताया कि 127 तो यूज नहीं होती, 127 लूप बैक आईपी होती है सिस्टम में चेक करने के लिए, ठीक है। और 128 बी क्लास से शुरू होती है, 128 से लेकर के 195। और अगला जो है वो लूप बैक आईपी छोड़ दी जाती है। अगला जो है तो सी क्लास की आईपी 100 यहाँ पे 95 तक आई भी, तो यहाँ पे सी कहां से 192 से लेकर के 223 तक। और जो इसका यूज होता है ना, कहाँ होती है? छोटे व्यवसाय और छोटे लाइन में। जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ ना अपने सिस्टम में यहाँ पे, तो कौन सा यूज करेंगे? सी क्लास की आईपी यूज करेंगे, जो भी हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे देखिए, छोटे लाइन में हम यूज कर रहे हैं 192.168.1.1, है ना, छोटे लाइन में यूज करना हो तो अगर। और छोटे लाइन में, लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और डी क्लास की आईपी एड्रेस यूज करना हो तो डी क्लास की आईपी एड्रेस 224 से लेकर के और 239 तक यूज होती है। इनका यूज होता है वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए इनका यूज होता है, ठीक है ना, प्रसारण के लिए इनका यूज होता है। ई क्लास की आईपी एड्रेस कहाँ यूज होती है? तो ई क्लास की आईपी एड्रेस होता है तो अनुसंधान के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज रखा गया, अभी यूज में नहीं आ रही है, ठीक है। तो भविष्य में नेटवर्क अनुसंधान के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारी मात्रा में कंप्यूटर बढ़ जाएंगे ना, तो फिर आईपी एड्रेस कम पड़ने लगेगी, तो हम ई क्लास की आईपी एड्रेस यूज करके उसको और विशाल बना सकते हैं, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं? अनुसंधान में करते हैं, भविष्य में नेटवर्क को डेवलप करने के लिए।
इनकी जो साइज होता है नेटवर्क साइज रिसर्च और प्रयोग के लिए यूज होता है। इसकी साइज 240 से करके 255 के बीच में होती है। तो ये आईपी एड्रेस 4 आईपी वर्जन 4 हो गया। जो 5 होता है 6 होता है, तो आईपी वर्जन 6 का कितने बिट होता है? 128 बिट होता है। अगर बाइट पूछे तो कितने बाइट का होता है? आईपी भी वर्जन 6 कितने बाइट का होता है? तो क्या करेंगे? 128 में डिवाइड कर दीजिए कितने का? 128 में डिवाइड कर दीजिए 8 का, तो कितने बाइट का होता है? 16 बाइट का होता है। आईपी वर्जन कितने बाइट का होता है? 16 बाइट का। बिट की बात करें तो 128 बिट का आईपी वर्जन 6 होता है। तो देखिए आईपी वर्जन जो आईपी था ना, तो 192.168.1.1 ऐसे लिखते थे ना। जो आईपी वर्जन 6 होता है उसको यूज करते हैं, इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। इसमें कुल कितने ऑक्टेट हो सकते हैं? 340 ऑक्टेट हो सकते हैं, और जो आईपी वर्जन 4 की तुलना में बहुत अधिक है। और इनका वर्गीकरण, चलिए यहां पे वर्गीकरण तो नहीं पूछेगा यहां तक, बट आगे देखिए। अगला देखिए यहां पे दोनों की तुलना देखिए। तुलना कैसे करेंगे? आईपी वर्जन 4 और 6 में डिफरेंस क्या है ये देखना है ना। तो यहां पर हम जाते हैं और एड्रेस, आईपी एड्रेस की साइज आईपी वर्जन 4 कितनी होती है? 32 बिट, और इसी कितनी होती है? हाँ, और डेसिमल इसमें कितने होते हैं? कहां से कहां तक? हाँ, ये डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि ये नंबर के फॉर्मेट में होते हैं, नंबर में होते हैं, डेसिमल नंबर में, अंकों में होते हैं, जैसे 192.168.1.1। लेकिन आईपी वर्जन 6 किसमें होता है? हेक्साडेसिमल में, जैसे कि 201 डी बी है ना, ये हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर भी रहे और टेक्स्ट भी रहे। और ये कितने स्पेस ले सकते हैं? 4.3 बिलियंस। ये 340 ऑक्टेटेड मिलियंस हो सकते हैं। सिक्योरिटी कम सिक्योर होता है, ये ज्यादा सिक्योर होता है। ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में काम करता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर जाते हैं और देखिए यहां पर ये क्या हुआ। अच्छा, ये अभी नेटवर्क लेयर, ये सभी नेटवर्क लेयर पे थे। ठीक है ना। आईपी एड्रेस किस पे काम करता है? किस लेयर पर? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। अगला क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? सिगमेंट के रूप में होता है। देखिए ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लेयर में डाटा सिगमेंट में होता है, किस लेयर में डाटा पैकेट के रूप में होता है, किस लेयर में डाटा पैकेट के रूप में होता है, ये जो सभी चीजें होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा किस रूप में होता है? सेगमेंट के रूप में होता है। ठीक है, किसमें होता है? सेगमेंट के रूप में होता है। कार्य क्या होता है? एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल और एंड टू एंड कनेक्शन। इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं इनका उदाहरण क्या है? जैसे कि एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और लाइव स्ट्रीमिंग में यूज होता है। जैसे आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे कोई वीडियो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, या कोई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं आप, कोई भी है ना, तो ऑनलाइन हो आप, तो उसके लिए क्या यूज होता है? यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना। अगला है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर का काम करता है, ये सेशन मैनेज करता है, यानी कि सेशन मैनेजमेंट, लॉगिन और लॉग आउट। जैसे मान लो कि अगर आप किसी वेबसाइट को लॉगिन किए हैं ना, अगर आप लॉगिन किए रहो, अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं या कुछ शांत बैठे रहते हैं, तो 10-15 मिनट बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। यानी कि सेशन मैनेज कौन करता है? सेशन लेयर यूज करता है, मैनेज करता है। प्रोटोकॉल कौन सा होता है? नेट बायोस और पीपीटीपी। और इसका यूज क्या होता है सेशन लेयर का? वीडियो कॉल में सेशन स्टार्ट और एंड करने का काम आता है। और अगला कौन सा है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका काम क्या होता है? डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, ट्रांसलेट करना, किसका काम होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो एग्जाम में पूछता है, बताइए कौन सा लेयर है जो डाटा को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कोड वर्ड में बदलता है? इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने कौन कौन करता है, और डाटा को ट्रांसलेट करने कौन कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में कौन कौन सा यूज होता है? प्रेजेंटेशन लेयर यूज होता है आपका एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, टीएसएल और जेपीजी और ये जीआईएफ
और यहाँ पर HTTP ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में काम करते हैं। और लास्ट OSI का लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर काम क्या होता है, यूजर और नेटवर्क इंटरफेस एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करना, और HTTP, FTP, SMTP, NDP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डोमेन नेम सिस्टम, ये सभी लेयर एप्लीकेशन लेयर के अंदर आते हैं। उदाहरण जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, जीमेल, आउटलुक, अगर इनका यूज कर रहे हैं तो इन सभी में ये लेयर यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये यहाँ था क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था, यह था ना क्वेश्चन, यह था। तो OSI का क्या अर्थ है, तो OSI का अर्थ है क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो अभी देखिए OSI का फुल फॉर्म पूछा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में जो मैं अंदर बताया हूं ना वो भी पूछता ही है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखेंगे तो आपको OSI से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। अगला है which of the following cable is necessary to start printing jobs। प्रिंटिंग जॉब, प्रिंटिंग कार्य करने स्टार्ट करने के लिए कौन सा आवश्यक होता है, बताइए। प्रिंटिंग कार्य करने के लिए इसमें से क्या आवश्यक होता है। हाँ, पावर केबल और, हाँ पावर केबल और USB केबल से हम लोग प्रिंट वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का एक ऐसा प्रकार है जिसमें सूची के प्रत्येक अक्षर का पूरा आकार फ़ॉन्ट कैरियर पर उकेरा या ढाला जाता है। सॉलिड फॉन्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉन्ट। किसी डॉक्यूमेंट की मुद्रित प्रति निम्नलिखित में से किस रूप में संदर्भित किया जाता है। हाँ, हार्ड कॉपी, प्रिंटेड क्या होगा, हार्ड कॉपी। ठीक है, ये भी हो गया था। और टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी गीगाबाइट। तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट का क्वेश्चन है। तो मेमोरी मेजरमेंट आता है ना, कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं, कितने एमबी कितने जीबी, कितने केबी कितने एमबी होते हैं, पता है ये। अगर ना पता हो एक बार देख लीजिए इसको। ये है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी को नापने की इकाई है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है। बिट में कौन कौन से अंक आते हैं, बिट में आपका आता है 0 अथवा 1 आता है। ठीक है ना, तो एक बिट बराबर कितने क्या होता है, बाइनरी डिजिट। एक बिट में क्या होता है, 0 हो जाएगा अथवा 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट होते हैं। तो एक होता है निबल भी होता है, निबल भी पूछता है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल बराबर 4 बिट होता है। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो बताइए कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं, एक बाइट में कितने निबल होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो आप क्या बताएंगे। कंफ्यूज कर रहा है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज में ना हो। देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, ये 1 बाइट बराबर 8 बिट, और 1
निबल बराबर 4 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट। तो ये बाइट से भी छोटा है। हाँ, तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि 2 निबल बराबर कितने बाइट होगा, 8 बिट। हैं? 8 बिट कितने बाइट होगा, हाउ मेनी बाइट, कुछ नहीं होगा। 1 बाइट। हैं? कुछ नहीं होगा। 2 निबल बराबर 1 बाइट होगा। नहीं, तो कितना, क्वेश्चन मार्क, कितना होगा, कितना बाइट होगा, 8 बाइट। 8 होगा। कितने बाइट, बाइट बाइट 8। अच्छा बाइट बात है। हाँ। अच्छा बताइए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 सर हैं? 1 बाइट होगा। 1 बाइट होगा ना। हाँ, यानी कि 2 निबल, क्योंकि एक निबल में 4 बिट, हाँ और 4 और 2 निबल में 8 बिट, तो 8 बिट में कितने निबल, कितने बाइट, 1 बाइट, वही हुआ ना, नहीं हुआ? तो ऐसे ही पूछता है ये, 100% बता दूं आपको मैं, है ना, ये चीज है। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आसान है। इनमें देखिए, आप देखिएगा कि 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1 KB यानी किलो बाइट, और 1024 KB मिल क्या बन जाता है, 1 MB बन जाता है, MB यानी मेगा बाइट, और 224 MB बराबर 1 GB, GB यानी गीगा बाइट, और 224 GB बराबर 1 TB, TB यानी टेरा बाइट, और 224 TB या टेरा बाइट यानी 1 पेटा बाइट, और 224 पेटा बराबर 1 एक्सा बाइट, और 224 एक्सा बराबर 1 जेटा बाइट, और 224 जेटा बराबर 1 योटा बाइट, और 224 योटा बराबर 1 ब्रोंटो बाइट, और 224 ब्रोंटो बाइट बराबर 1 जियो बाइट, और जियो बाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी यूनिट कि 1 टेराबाइट बराबर कितने गीगाबाइट होते हैं, 1024 गीगाबाइट होते हैं, ठीक है, जीबी होते हैं। अगला, माइक्रोफोन ध्वनि को किसमें बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। राइट आंसर जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटा का फिक्स साइज वाला फिक्स्ड साइज पीस ऑफ डाटा है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोसेस हार्डवेयर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है, नहीं, किसे कहते हैं, वर्ड, जिसे वर्ड लेंथ, है ना। अच्छा, जो एक कैरेक्टर होता है ना, 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कितने बाइट के बराबर होता है, एक अक्षर ABCD, एक अक्षर, कोई भी अक्षर, अल्फाबेट, कोई अक्षर कितने बिट, कितने बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है, अर्थात कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है एक अक्षर, है ना। तो सीपीयू में वर्ड लेंथ क्या होता है, तो सीपीयू में वर्ड लेंथ देखिए क्या होता है, तो वर्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, वर्ड लेंथ का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में उस डेटा की अधिकतम प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा की अधिकतम संख्या है जिससे वह एक बार में प्रोसेस कर सकता है, जिसे बिट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप सीपीयू की वर्ड लेंथ कितनी है, 32 बिट है, 32 बिट है, तो मतलब इसका एक होता है कि एक बार में अधिकतम 32 बिट डाटा प्रोसेस कर सकता है, अर्थात एक बार में 1 बाइट प्रोसेस कर सकता है, एक अक्षर प्रोसेस कर सकता है। वर्ड लेंथ का प्रभाव क्या होता है कि प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है, मेमोरी एक्सेस होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एक डेटा का फिक्स साइज वाला फिक्स साइज पीस ऑफ डाटा होता है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोसेस हार्डवेयर द्वारा एक इकाई के रूप में हैंडल किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड। अगला, ग्राफिक्स कैन बी स्केल टू एनी साइज विदाउट लूजिंग क्वालिटी। इसमें से कौन सा ग्राफिक्स वेक्टर है ना, जिसमें
डाटा लॉस किए बिना क्वालिटी को हम साइज को रिसाइज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स को अभी ले लेना, नोट्स ले लेना, अभी रुक जाओ। ग्राफिक्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? तो वेक्टर ग्राफिक्स गणितीय समीकरणों जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन जिसे कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन पर आधारित होते हैं। तो कौन सा ग्राफिक्स मैथमेटिकल पर आधारित होता है? वेक्टर ग्राफिक्स, है ना, जो मैथमेटिकल इक्वेशन आधारित होते हैं और जैसे कर्व, रेखाओं, लाइन, शेप का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स कर्व का, शेप का, एरो लाइंस का, इनका यूज करके वेक्टर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? वेक्टर ग्राफिक्स की विशेषता यह होती है कि इसमें बिना गुणवत्ता खोए, मतलब बिना क्वालिटी को लॉस किए इमेज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जो वेक्टर ग्राफिक्स के इमेज या डायग्राम बने होते हैं उसमें शेप वगैरह का यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं, एरोज लाइंस का यूज करते हैं। तो बिना क्वालिटी खोए साइज को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। किसको? वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होते हैं? लाइंस यूज होते हैं, ग्राफ लाइंस यूज होते हैं, और क्या यूज होते हैं? सिंबल्स यूज होते हैं, और रेक्टेंगल यूज होते हैं, सर्कल यूज होते हैं। अगर हम इनको रिसाइज करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो इसके इमेज क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लोगो बनाने का काम आता है। लोगो, आइकन, इलुस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम जाते हैं, ये यहाँ पर गए, इंसर्ट पे गए, इलुस्ट्रेशन के अंदर गए, इलुस्ट्रेशन के अंदर ये शेप दिए हैं ना, ये शेप दिए हैं, ये शेप देखिए, यहाँ पर हम गए, थोड़ा सा अच्छे बढ़ जाओ, थोड़ा मन ही ध्यान बढ़ जाओ, शांत बैठ जाओ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर गए हम, इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इसको चाहे जितना छोटा बड़ा करिए, चाहे आप इसको जितना भी छोटा बड़ा करिए, इसके क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आने वाली है। यानी कि फटेगी इमेज, फट जाएगी, नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यूज करते हैं क्या? रास्टर ग्राफिक्स, कोई अदर ग्राफिक्स यूज करते हैं, तो उसमें इमेज की क्वालिटी फटती है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये इमेज है, सपोज करिए हमारे पास ये क्या है? इमेज है। हमने ये क्या बनाया? आई का बनाया, और मैं यहां पर ये इमेज है, सपोज करिए ये इमेज है ना, ये इमेज है, और इस इमेज को मैं क्या करता हूं? बड़ा करता हूं। चलिए ये मैं इस इमेज को बड़ा करता हूं, यहां पे जाता हूं और मैं ये बड़ा कर दिया। ये देखिए फट रही इमेज, और बड़ा करूंगा। जैसे मैं और बड़ा करूंगा, ये मैं बड़ा किया, यहां पर ये बड़ा कर दिया। यहां पर गए हम, ये देखिए, एक मिनट, यहां पर जाते हैं, ये देखिए फट गया ना इमेज, ये इमेज फट रही है, ये फट रही है इमेज। तो अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो उसके ग्राफिक्स पे प्रभाव पड़ता है रास्टर में, लेकिन वेक्टर में नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर में क्या होता है कि हम यूज करते हैं, शेप यूज करते हैं, आकार यूज करते हैं। देखिए फट रहा है क्या? नहीं फटा, क्या साफ सुथरा आ रहा है लाइन, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है। तो रास्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है कि इन्हें बिना गुणवत्ता खोए, बिना लॉसलेस इमेज को छोटा बड़ा किया जा सकता है। फाइल साइज क्या होता है? छोटा होता है। यह लोगो, आइकन, कोई आइकॉन, इलुस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। एडोब इलुस्ट्रेटर, कोरल ड्रा जैसे सॉफ्टवेयर में इनका यूज होते हैं। जैसे कोरल ड्रा में क्या होता है कि बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डिजाइनिंग बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनाए जाते हैं, तो इतने बड़े बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। तो अगर हम वेक्टर ग्राफिक्स यूज नहीं करेंगे तो अक्षर फटेंगे नहीं, फटेंगे अक्षर, हमारे डायग्राम फटेंगे, पिक्सेल्स फटेंगे उसके। लेकिन जो हम यूज करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। वेक्टर ग्राफिक्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे SVG, AI, EPS और PTF, इन सभी ये प्रकार की फाइलें होती हैं। अगला क्या है यहाँ पर? रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर में क्या होता है? तो रास्टर ग्राफिक्स छोटे पिक्सल से बने होते हैं। पिक्सल के छोटे छोटे डॉट डॉट,
कोई भी इमेज को डॉट डॉट से पिक्सल से बनाया जाता है ना। तो जो अब इमेज को छोटा बड़ा करेंगे तो वो एक पिक्सल दूर जाएंगे, जब पिक्सल दूर जाएंगे तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी, घटेगी, है ना। तो रास्टर ग्राफिक्स छोटे छोटे पिक्सल से बने होते हैं, इन्हें बिट मैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, यदि इन्हें बड़ा किया जाए तो क्वालिटी खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है ना। अगर कोई फोटो है, फोटो को आप जूम करते जाइए, जूम करते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो एक समय ऐसा है कि फोटो पिक्सल फटते हैं उसके। यह फोटोग्राफी और डिजिटल पेंटिंग के लिए उपयोग होता है। अधिक पिक्सल होने पर फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में इसका यूज करते हैं। जैसे फोटोशॉप में फोटो बनाते हैं तो एडोब फोटोशॉप में इनका यूज होता है। जितने भी आपके जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जीआईएफ, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बीएमपी, बिट मैप इमेज और टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जितने भी ये सभी एक्सटेंशन हैं, ये सभी किसमें होते हैं, रास्टर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, यहां पर गए, हाँ, तो अंतर क्या होता है, यहां पर जो कंपोजिशन संरचना के माध्यम में अगर बात करें, वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, ये गणितीय समीकरण का यूज करके आकृति बनाता है। रास्टर क्या करता है, पिक्सल डॉट डॉट से बना होता है। जैसे इमेज, हमारी पिक्चर हुआ, इमेज वगैरह डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो आकार बढ़ने पर गुणवत्ता घटती नहीं है। आकार चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, गुणवत्ता उतना ही रहती है। किसमें, वेक्टर ग्राफिक्स में लॉस नहीं होता, है ना। और अगर हम इमेज रास्टर ग्राफिक्स अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा करने पर पिक्सल फट जाते हैं या ब्लर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फाइल साइज की बात करते हैं। तो छोटा और फाइल साइज क्या होता है, तो हल्का होता है। रास्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, फाइल पिक्सल ज्यादा होंगे तो इमेज की क्वालिटी भी साइज भी ज्यादा होगी। उपयोग कहाँ होता है, लोगो, आइकॉन, डिजाइन, इलस्ट्रेशन में आता है। फोटोग्राफिक्स में, डिजिटल पेंटिंग में काम आता है। सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है इसका, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा यूज करता है ये, और एडोब फोटोशॉप और जीआईएमपी यूज में होता है। फाइल के जो फॉर्मेट होते हैं वेक्टर में, एसवीजी, एआई, ईपीएस, पीडीएफ, और इसमें ये ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था कि किस ग्राफिक्स में क्वालिटी खोए बिना किसी आकार को स्केल छोटा बड़ा किया जा सकता है। किस ग्राफिक्स में, वेक्टर ग्राफिक्स में। और रास्टर में क्या हो जाता है, इमेज की क्वालिटी खो जाती है ना। देखिए, थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन बनता है ना, ये चीज है। चलिए अगला हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ये एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन पेपर भले पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम के हिसाब से आपका काफी सॉल्व हो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप फटाफट कर लेंगे आप। ठीक है, अपना टाइपिंग करिए आप।